आपसे करना चाहता हूं। आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये त्रासदी क्यों हुई, ग्लेशियर क्यों पिघले, और इतनी बड़ी आपदा जो नेपाल पर आई है उसके कारण क्या थे और निपटने में क्या कुछ हुआ। हाँ ब्रजेश जी, धन्यवाद। आज आपने इस डिबेट प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया। वेल, आई थिंक इट इज़ गुड टू स्पीक। माय हिंदी इज़ नॉट दैट गुड, बट आई एम गोइंग टू ट्राई। ओके। सो ऐसा हुआ है, जिस तरह से अभी आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, कुछ बातें सही थी, कुछ बातों में थोड़ी बहुत जैसा आपने कहा वैसा भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ये ऐसे हुआ, ऐसे इसका शुरुआत कैसे हुआ है कि खास नेपाल के बॉर्डर जो केरुंग के साथ लगा हुआ है, तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उस बॉर्डर से तकरीबन 16 किलोमीटर ऊपर, और उसका और 16 से 20 किलोमीटर की दूरी में, क्योंकि दो इवेंट हुए हैं। एक बहुत बड़ा रॉक का टुकड़ा जो हमारा लांगटांग लिरुंग करके एक पर्वत श्रृंखला है, उसके तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे से एक बहुत बड़ा एक बड़ा चट्टान गिरा है, और उसके गिरने से तकरीबन 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप बराबर का उससे कंपन हुआ है। उसके कंपन होने के साथ ही उसके साथ उससे 3.2 किलोमीटर दूर रहा एक और एक ग्लेशियर है, जो जिसको छांगबुरी ग्लेशियर बोलते हैं। वो ग्लेशियर पूरा अपने आप में धंस गया है। तो ओके। धंस जाने के कारण से और नीचे गिर गया, उसके फ्रंट का भाग नीचे गिर गया, और वो खुद अपने आप में नीचे कोलैप्स हो गया है। तो उस कारण से एक साथ ये ग्लेशियर का कोलैप्स होना, और एक तरफ से ये बहुत बड़ा चट्टानी जो पहाड़ है पूरा टुकड़ा उसमें वो गिरना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब पहाड़ टूटा तो उससे एक बहुत बड़ा वेव, बड़ी एक एनर्जी उधर रिलीज हुआ, और उसी के कंपन से इधर का ग्लेशियर भी कोलैप्स हो गया। ग्लेशियर के में खास करके तीन तरह की चीजें होती है। एक ऊपर ग्लेशियर में सुप्रा ग्लेशियर लेक बनता है, जो आप आंखों से देख सकते हैं। तो दूसरा ग्लेशियर इटसेल्फ हो गया, और तीसरा होता है उसके अंदर भी पानी रहता है, और वो बहता भी है। कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, वो ब्लॉक होने पे इन ग्लेशियर लेक भी डेवलप हो रहा होता है। तो मुझे लगता है इस केस में इन ग्लेशियर कोई बड़ा सा एक लेक बना हुआ था उसके नीचे, ग्लेशियर के नीचे। तो वहां से बहुत ज्यादा पानी इसको सपोर्ट किया है। तो एक साथ ये जो इवेंट जो हुए हैं, इस कारण से ये बड़ा बाढ़ी आया आप है। ये और जो कहना चाहते स्पीड हैं है कि पहले ग्लेशियर कोलैप्स हुआ, उसके बाद रॉक नहीं, कोलैप्स हुई, पहले और चट्टान गिरा, चट्टान गिरने से कंपन आया। कंपन आने के बाद साइड में रहा हुआ 3 किलोमीटर दूर रहा एक ग्लेशियर था, वो भी ओके। कोलैप्स हो गया। वो कोलैप्स होते हुए तो उसके नीचे अंदर अंदर रहा हुआ पानी जो था वो भी उसके साथ मिक्स हो गया। तो वो सारा निकल करके लेंदे करके रिवर है जो नेपाल में आकर के मिलता है। तो जहाँ से हम उसको नाम भोटेकोशी कहते हैं, फिर ये नाम चेंज होते जाता है, नीचे जाने पे त्रिशुली हो जाता है। तो नेम तो चेंज होते हुए जा रहे हैं, पर ये जो है शुरुआत हुआ है बड़ा से चट्टान का टुकड़ा गिरने से, उसके बाद ग्लेशियर के कोलैप्स होने से। ये दोनों एक साथ जैसे ही हुए हैं। जो डिफरेंस दिख रहा अब है वो मेरा प्रश्न तकरीबन दो आपसे ये है मिनट कि क्या चीन ने कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इस तरह के डिजास्टर के लिए, ग्लेशियर में चेंजेस या इस तरह ग्लेशियर के मूवमेंट्स को लेकर कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है? नेपाल के साथ कोई अर्ली वार्निंग साझा हुई थी? नहीं, वैसे बातें काफी पहले से हो रही है, ये भारत के साथ भी चाइना के साथ भी, क्योंकि ये हमारे कुछ ग्लेशियर लेक ऐसे हैं अथवा ग्लेशियर सिस्टम ऐसा है जो भारत का भी एक ग्लेशियर लेक यदि टूटने पे और नेपाल पे आ सकता है। वैसे ही चाइना में 25 ग्लेशियर लेक है जिनके टूटने में नेपाल आ सकता है, फ्लड वो इंडिया तक भी पहुंच सकता है। तो उसको देखते हुए ये तीन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। एक मॉनिटरिंग टीम बनना जरूरी है, जो यहाँ हो रहे चेंजेस को नजदीक से नियाले, उनका विश्लेषण करे, और जब भी कोई मुसीबत आने वाली हो उसमें एक साथ मिलके काम कर सके। पर ऐसा त्रिदेशीय संयंत्र अभी तक बना नहीं है, पर उसके लिए काम हो रहे थे, होने से पहले ही ये हो गया इसमें। डॉक्टर धनंजय, जो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, और उसमें ये बताया कि 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच, यानी 24, 25 और 26 अगस्त, जिस दिन फाइनल स्ट्राइक हुई, इन 3 दिनों में ग्लेशियर में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। अगर समय रहते उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को चाइना एक्सेस कर पाता और डेटा आपके साथ साझा कर पाता, तो आप इस खतरे को भांप पाते। सर, मैं अभी 26 साल से ग्लेशियर एरिया में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो अनुभव है, तो मैंने 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 देखा है कि ग्लेशियर ये बहुत ही डायनेमिक होते हैं। हर जगह में आप जाओगे तो हर दिन कोई ना कोई चेंज हो रहा होता है।
तो इन सब चीजों को मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर ऐसा फिर ये हम लोग अभी किसी को इन्होंने नहीं दिया डाटा, क्योंकि ये संभव नहीं है। जैसे चमोली में जो हुआ था उसका हम प्री इंफॉर्मेशन न भारत को था न किसी को था। जैसे नेपाल में भी 2012 में एक बाढ़ी आई आपके पोखरा, ब्यूटीफुल सुंदर सिटी है यहाँ का, उसके नजदीक। तो उस वक्त भी हमें मालूम नहीं था नेपाल को भी, जबकि हमें मालूम था कि अब वहां पे ये रॉक है, ये कब कहाँ से कौन सा रॉक गिरेगा इसका किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारा जो भी हो रहा है, जो इतनी तेजी से आजकल फ्रीक्वेंटली ऐसे इवेंट हो रहे हैं, इसके पीछे है आप कारण क्या है सजेस्ट climate करोगे change, एक भू आकृति टेम्परेचर। वैज्ञानिक के रूप में, क्योंकि आपने ग्लेशियर ये में काम ऐसा भी हो किया रहा है, है, देखिए आप अब सजेस्ट क्या करते हो, क्या दुनिया होना को चाहिए? इसके लिए ना हम चाइना को, ना इंडिया को, ना नेपाल को, पर इस सारी दुनिया को जिन्होंने क्लाइमेट चेंज स्पेशली टेम्परेचर राइज में भूमिका खेली है, उन सबको इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। नेपाल में रही हुई अथवा हिंदू कुश हिमालय में जितने भी हिम जो है एकत्रित है, वो एक वाटर टावर के रूप में है, जिससे होल इंडो गंगेटिक प्लेन के सब लोगों का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों, अब ये पिघल रहे, पहले से इनका जो पिघलने की गति है वो 60% से ज्यादा हो गया है पहले से। मतलब ग्लेशियर फास्ट पिघल रहे हैं, 30-40 मीटर से 100-150 मीटर तक का पीछे प्रत्येक साल जा रहे हैं। और ये जो आपके ग्लेशियर लेके ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब ये किसी भी अभी तक जो भी फटे हैं, जो अभी हमने देखे हैं अभी रिसेंटली कुछ 1-1.5 दशक में, तो ये कोई बहुत बड़े नहीं थे। ये तो कहीं रॉक फॉल हो रहा है जी, किसी ग्लेशियर में, उसके बाद इतने बाढ़ी आ रहे हैं। तो मान शुक्रिया लीजिए डॉक्टर धनंजय, नेपाल कृपया हमारे का साथ इस बने जो बड़े रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ